प्रिय विद्यार्थियों और श्रोताओं, मैं आज जिस विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मूलतः साहित्य शास्त्र क्या है, इसको समझाते हुए मैं भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र पर आपसे कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। भाषा को समझने के लिए जिस शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है, उसे भाषा शास्त्र कहते हैं। भाषा शास्त्र के माध्यम से भाषा के स्वर, व्यंजन, शब्द, वाक्य रचना, अर्थ का अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार साहित्य किन तत्वों से मिलकर बनता है, उनका अध्ययन हम साहित्य शास्त्र में करते हैं। अर्थात वह शास्त्र जिससे हमें साहित्य को समझने की जानकारी प्राप्त होती है, उसे साहित्य शास्त्र कहा जाता है। इसको कई नामों से जाना जाता है, काव्य शास्त्र भी कह देते हैं, पर साहित्य दर्पण के अनुसार साहित्य शास्त्र शब्द ही ज़्यादा उपयोगी है। तीन प्रकार के शास्त्र हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। एक भाषा को समझने का शास्त्र, दूसरा साहित्य को समझने का शास्त्र और तीसरा समाज को समझने का शास्त्र। जब हम समाज का अध्ययन जिस शास्त्र के द्वारा करते हैं, उसे समाज शास्त्र कहा जाता है। समाज की संरचना, उसके संगठन, उसके उद्देश्य, इन सब का अध्ययन समाज शास्त्र में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार साहित्य एक व्यापक विषय है और साहित्य भारत में भी लिखा गया और यूरोप में भी लिखा गया। इसको यूरोप के पूरे साहित्य का एक नाम हमारे यहाँ दिया गया, उसका नाम है पाश्चात्य। पाश्चात्य पश्चिम के देश, उसमें यूरोप, अमेरिका, जर्मनी इत्यादि में जो साहित्य को समझने के सिद्धांत विकसित हुए, उनको पाश्चात्य साहित्य शास्त्र कहा जाता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जो मूल है वो यूनान देश है। आज उसका नाम ग्रीस है। ग्रीस का पुराना नाम यूनान कहा जाता है। वहाँ साहित्य चिंतन सबसे पहले हुआ। होमर तो वहाँ के नहीं थे, पर उससे थोड़ा सा आगे के थे। होमर, अरस्तु, प्लेटो। ये जो प्लेटो और अरस्तु का सिद्धांत जो सामने आया, लॉन्जाइनस, ये यूनान से इनका संबंध था। यूनान पाश्चात्य पुरानी साहित्य शास्त्र को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आगे जब हम इस पर चर्चा करेंगे पाश्चात्य साहित्य चिंतनों पर, तो हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। आज मैं भारतीय और पाश्चात्य साहित्य दृष्टियों को ध्यान में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हम दोनों की समानता पर विचार कर लें कि दोनों में समान क्या चीज़ें हैं। तो समानता के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ का चिंतन हो चाहे पश्चिम का चिंतन हो, इन दोनों ही चिंतनों में नाटक महत्वपूर्ण है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा नाटक को ध्यान में रखकर, और वह भारतीय साहित्य शास्त्र की परंपरा में मील का पत्थर माना जाता है। तो जिस प्रकार भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की नाटक को ध्यान में रखकर, ठीक उसी प्रकार अरस्तु ने जो विवेचन सिद्धांत के बाद त्रासदी विवेचन किया है, त्रासदी विवेचन मूल रूप से नाटक को ध्यान में रखकर किया गया है। तो पुराना जो साहित्य चिंतन है वो नाटक अर्थात रंगमंच पर आधारित है। रंगमंच कैसा होना चाहिए, रंगमंच में कैसी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत शब्दों का अंतर है। मूलतः दोनों का मूल नाटक ही है,
क्योंकि नाटक से सबसे पहले किसी भी कृति की मूल आत्मा को प्रस्तुत किया जाता है। अगर किसी को समझाना हो तो उसको नाटकीय दृष्टि से आप प्रस्तुत कर दीजिए, श्रोताओं को वो बात जल्दी समझ में आ जाती है। आजकल रंगमंच का स्थान सिनेमा ने ले लिया है, तो विभिन्न प्रकार के सिनेमा हैं और अब उससे आगे चलकर वेब सीरीज भी हमारे सामने दिखाई पड़ रही हैं। तो किसी भी कृति के बारे में जानकारी देने के लिए उसको रंगमंचीय रूप अगर आप दे दें, तो जिसको आजकल टेलीविज़न की भाषा में नाट्य रूपांतर कहा जाता है। किसी भी घटना का नाट्य रूपांतर जब प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शक उस बात को बड़ी अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, और जो उसका अभिनय करते हैं वो भी वो समय न रहते हुए भी अभिनय के माध्यम से पूरी कथा को समझ लेते हैं। तो भारतीय और पाश्चात्य साहित्य चिंतन में मूल नाटक महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु है, दोनों के साहित्य चिंतन में आदर्श की स्थापना। पुराना जो साहित्य है उसमें आदर्श की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण बिंदु है। बिना आदर्श के समाज की संयमित रहेगा, इसकी कल्पना करना कठिन है। तो यथार्थ तो है ही है, यथार्थ में आदर्श की प्रतिष्ठा, समाज कैसा हो, समाज कैसा अनुसरण करे, उसके लिए आदर्श की प्रतिष्ठा की गई। जैसे भारतीय साहित्य में राम के आदर्श की, राम राज्य के आदर्श की प्रतिष्ठा की गई। ठीक उसी प्रकार आप अगर अरस्तु का देखें तो त्रासदी विवेचन में जो विरेचन है वह आदर्श रूप है। गलतियां किससे नहीं होती हैं, सबसे होती हैं। वही नायक सर्वश्रेष्ठ है जो अपनी गलती को सुधारे, और इसीलिए पाश्चात्य साहित्य चिंतन में नायक जो है मृत्यु को प्राप्त होता है। वहाँ दुखांत घटना एक आदर्श है। किसी के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करना, अपने जीवन का को खत्म कर देना, यह पाश्चात्य साहित्य चिंतन का मूल है। क्योंकि बिना आदर्श से कोई समाज प्रगतिशीलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ सुखांत नाटक होते हैं, क्योंकि साहित्य चिंतन का उद्देश्य संस्कृत परंपरा से आनंद में होता है, और आनंद सुख में ही खोजा जाता है। परंतु ये परिवर्तन भी बाद में हुआ। मुंशी प्रेमचंद ने त्रासदी को महत्वपूर्ण मानते हुए गोदान उपन्यास प्रस्तुत किया, जिसका नायक होरी आखिर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो होरी का आदर्श जो है वो महत्वपूर्ण है। अब अगर अनुसरण करना है, क्योंकि आदर्श का अनुसरण करने वाला आज मृत्यु को प्राप्त होता है, तो यह मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की विशेषता है। परंतु हम जो प्राचीन संदर्भों में अगर बात करें तो आदर्श की प्रतिष्ठा समाज का प्रमुख चिंतन है। तीसरा जो बिंदु समानता का हमारे सामने दिखाई पड़ता है वह साहित्य की भाषा को लेकर है। दोनों ही साहित्य चिंतकों ने आकर्षक भाषा और लोक उन्मुख भाषा, अरस्तु ने आकर्षक भव्य भाषा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो शब्द प्रयोग किया है, वह लोक की भाषा, जिसको लोग समझ सकें, जिसमें अपने को समाहित कर सके, एक ऐसी भाषा का प्रयोग जो आम जनता की समझ में आ सके। भारतीय साहित्य में लोक भाषा की बात कही गई है। एक समय था संस्कृत बोलने वाले नाविक भी होते थे, कुम्हार भी होते थे, सब संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। समय के अनुसार संस्कृत भाषा
आम जनता से कटती चली गई और अंत में पंडितों की भाषा, विद्वानों की भाषा के रूप में सीमित हो गई। एक जीवंत भाषा बनने के लिए, एक गतिशील भाषा बनने के लिए उसे समाज के हर वर्ग के द्वारा प्रयोग होना जरूरी था। तो साहित्य में लोक भाषा की प्रतिष्ठा दोनों ही साहित्य चिंतकों ने महत्वपूर्ण मानी है। इन दोनों ही बिंदु पर दोनों एक साथ है। और वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जो ग्राम्य भाषा और लोक भाषा की बात करते हैं, साहित्य भाषा की बात करते हैं, तो गवारू भाषा कहीं भी साहित्य की भाषा नहीं बनती है। पर आम जनता को समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग होना चाहिए साहित्य में, इसकी बात कॉलरिज ने भी की है और तुलसीदास ने भी की है। तभी कबीरदास ने कहा, भाषा बहता नीर, संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। तो जो कूप जल है, कूप मंडूप हो जाता है, उसका विस्तार नहीं होता है, परंतु जो भाषा बहती हुई है, अथाह नदी की तरह है, विभिन्न तटों को छूती हुई वो समुद्र तक जाके मिलती है। भाषा परिवर्तनशील होनी चाहिए, प्रवहमान होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए। तो हमने 3 बिंदुओं पर बात की, नाटक, आदर्श और भाषा। अब अंतिम जो चौथा प्रसंग है वह है चरित्र आधारित साहित्य। चरित्र पर आधारित साहित्य होना चाहिए। पाश्चात्य काव्यशास्त्र भरा पड़ा है ऐसे वीरोचित चरित्र साहित्य को लेकर। भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो अपभ्रंश में चरित्र काव्य बहुत लिखे गए और उसी से तुलसीदास परंपरा के प्रमुख कवि हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, क्योंकि ऐसा चरित्र जो समाज के लिए अनुकरणीय हो, उस चरित्र का सृजन किया जाता है। आजकल तो प्रामाणिक और अप्रामाणिक की बहस हो रही है। मैं नहीं उस विवाद में नहीं पड़ता हूँ कि क्या प्रामाणिक है और क्या अप्रामाणिक है, पर जो चीज़ परंपरा से चली आ रही है और वो परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती आ रही है, तो चरित्र भी इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। जैसे राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र, परशुराम का चरित्र, ये चरित्र आधारित साहित्य भारतीय साहित्य की विशेषता है और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की भी विशेषता है। होमर हो, चाहे रोम की कहानियाँ हो, ये सारी जो कहानियाँ हैं वो चरित्र आधारित हैं। चरित्र आधारित होने पर समाज के लिए एक शिक्षा भी है, एक आदर्श भी है कि लोगों को उसी चरित्र का अनुसरण करना चाहिए। 5वां बिंदु है, मानव मन को केंद्र में रखा गया है, क्योंकि मन बड़ा संवेदनशील होता है। मन भाव से जल्दी प्रभावित होता है, विचार से इतना जल्दी ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि विचार का संबंध आचरण से होता है। विचार जब आचरण से अलग हट जाता है तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है। अगर मैं राजनीतिक शब्दावली में इस बात को कहूं तो आजकल के नेता सवेरे नाश्ता करेंगे भारतीय जनता पार्टी में, दोपहर का भोजन कांग्रेस में करेंगे, शाम की चाय समाजवादी में पिएंगे और रात का भोजन बहुजन समाज पार्टी में करेंगे। तो ये जो एक विलक्षणता है, यह विचारधारा के प्रति समर्पण न होना है, क्योंकि विचारधारा आचरण से आनी चाहिए और आचरण ये रखा है कि सिद्धांत में क्या रखा है, अरे जहाँ हमारी सुविधा है हम वहाँ चले गए। तो जब सुविधा जा जाती है तो वो विचार खत्म हो जाता है। पर मन भाव से प्रभावित होता है, मन विचार से जल्दी प्रभावित नहीं होता है।
भाव से प्रभावित होता है। भाव महत्वपूर्ण है। साहित्य में भाव का महत्व है, चाहे वो भारतीय हो चाहे पाश्चात्य हो। इसलिए भावों को उद्दीप्त किया जाता है, भाव प्रधान प्रसंगों को उठाया जाता है। राजनीतिक मुद्दे आजकल भाव पर आधारित है। जैसे आजकल राम मंदिर के निर्माण का प्रसंग, ये भाव आधारित है। लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, और भावना संचालित कहाँ से हो रही है? आस्था से। तो मन संवेदनशील है, क्योंकि परंपरा से मन जो है राम और कृष्ण के चरित्र को आत्मसात करता रह रहा है। इसलिए विचार महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि साहित्य में विचार होना चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए। सिद्धांत इसीलिए खोखले हो जाते हैं, विचार इसीलिए खोखले हो जाते हैं, क्योंकि आचरण से उनका तालमेल नहीं होता है। तो आचरण की कमी के कारण सिद्धांत कागज पे तो अच्छे लगते हैं, व्यवहार में उनका अनुकरण करना मुश्किल हो जा रहा है। पर हाँ, भाव मन को प्रभावित करता है, इसलिए भाव का महत्व सबने स्वीकार किया है, और साहित्य में भाव महत्वपूर्ण हो गया है। दोनों ही भारतीय साहित्य शास्त्र हो चाहे पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, इन दोनों में मैं भाषा विज्ञान की दृष्टि से, अगर मैं पुराना करूं तो भाषा व्याकरण की दृष्टि से, शब्द और अर्थ की अभिव्यक्ति साहित्य माना गया है। चाहे वो वर्ड्सवर्थ हो, चाहे वो कॉलरिज हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे कबीरदास हो, शब्द और अर्थ की अभिव्यक्ति ही साहित्य है। क्योंकि शब्दार्थौ साहित्यौ काव्यम, यह एक उक्ति संस्कृत की है। शब्द और अर्थों का सहभाव ये काफी समय तक चलता रहा, और आज का युग प्रतियोगिता का युग है। आज जो है शब्द और अर्थ जब प्रतियोगिता के युग में प्रयोग होते रहे, तो शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। कभी लगता है कि शब्द महत्वपूर्ण होता है, कभी अर्थ महत्वपूर्ण होता है, और यह स्पर्धा आज प्रतियोगिता दूसरे संदर्भ में हो गई है। आज प्रतियोगिता आकर्षण में हो गई है, ध्वनि तरंगों में हो गई है, और क्योंकि व्यक्ति सुविधा भोगी हो गया है, और शायद शब्द और अर्थ की एक नई व्याख्या हमारे सामने जब तक प्रस्तुत नहीं होती है, इसी व्याख्या से काम चलाना पड़ेगा कि शब्द और अर्थ में स्पर्धा होती है। यह मेरे अर्थ मेरे अभिभावक, मेरे गुरु प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी की पुस्तक से मैं ये उद्धरण दे रहा हूँ, जहाँ उन्होंने शब्द और अर्थ के बीच स्पर्धा को महत्वपूर्ण माना है। क्योंकि उनके समय में उन्होंने प्रतियोगिता को देखा। आज प्रतियोगिता भी स्वस्थ नहीं रह पा रही है। आज गला काट प्रतियोगिता हो रही है। आज जल्दी से जल्दी अमीर बनने की होड़ लगी हुई है। वहाँ शब्द और अर्थों का खेल क्या होगा और कौन सा नया अर्थ आएगा, ये भविष्य का विषय है। फिर भी हमने बड़े आसान भाषा में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य चिंतन के बीच जो समानता के बिंदु थे, पहला नाटक महत्वपूर्ण होना, दूसरा आदर्श की प्रतिष्ठा, तीसरा भाषा आम आदमी के समझ में आनी चाहिए, चरित्र आधारित निर्माण होना चाहिए साहित्य का, और मानव मन में भावों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और अंतिम जो है शब्द और अर्थ की अभिव्यक्ति। शब्द और अर्थ का सहभाव, जब तक कोई नई व्याख्या नहीं आती है, हमें इसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा
क्योंकि मानव मन हमेशा प्रगति करता है और आजकल बुलेट ट्रेन का ज़माना है, तो तेज गति से जोड़ना चाहते हैं तो शब्द और अर्थ में कौन बुलेट की रफ्तार से आम जनता तक पहुंच सकता है, शब्द पहुंचता है कि अर्थ पहुंचता है, आज ये नई व्याख्या आप मान सकते हैं। क्योंकि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बुलेट ट्रेन हमारे सामने आ गई है, उसकी उसकी गति सीमा 500 भी हो गई है। और हमारा पोता बता रहा है नहीं दादाजी कुछ और भी गति की आ गई है। तो आजकल जब बुलेट ट्रेन का ज़माना है और बुलेट महत्वपूर्ण हो रहा है, तो बुलेट के युग में आज शब्द बुलेट की रफ्तार से पहुंचता है या अर्थ बुलेट की रफ्तार से पहुंचता है। और तकनीक के आ जाने से शब्द बुलेट की रफ्तार से लोगों तक पहुंच रहा है। सबने ग्रुप बनाए हैं, 500 के ग्रुप बने हुए हैं। एक हल्के से क्लिक में अफवाह फैलाना संभव हो पा रहा है। अफवाह में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसके अर्थ पर कोई नहीं जाता है। शब्द बुलेट की रफ्तार से जो तीव्र गति से संचरित हो जाते हैं, अर्थ बाद में लिया जाता है पश्चाताप के रूप में कि भाई हमसे गलती हो गई। तो अर्थ शायद मुझे लगता है एक पैसेंजर ट्रेन है, वो मेल एक्सप्रेस नहीं है, शब्द बुलेट ट्रेन है और जो अर्थ है अब पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार से चल रही है। तो पुरानी पैसेंजर वो गाड़ी जो हर स्टेशन पर रुकती है, अर्थ रूपी पैसेंजर गाड़ी को हर स्टेशन पर रुकना है क्योंकि हर कोई अपना अर्थ लेता है। शब्द बुलेट की रफ्तार से बड़ी तेजी से गति करता है। तो इसलिए आज अगर मुझे साहित्य शास्त्र में बताना हो शब्द और अर्थ के बीच में गतिशीलता, यह साहित्य कहलाता है और यही हो भी रहा है और यही अब तो मूल ही रह गया है। फिर भी हमने साहित्य शास्त्र को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया। हमने भारतीय उदाहरण ही इसलिए अधिक रखे कि हम पश्चिम की चीज़ों को भारतीय संदर्भ से समझ सकें। मैं कहने को होमर का दे देता, मैं कहने को और पाश्चात्य साहित्य लिखने वालों का नाम मैं दे सकता था, पर मैंने दिया नहीं। अभी मैंने शेक्सपियर की चर्चा नहीं की है। पर हम जो साहित्य चिंतन है, भारत में जब वो साहित्य चिंतन आए, भारतीय संदर्भ में भारतीय साहित्य के माध्यम से जब वो समझा जाएगा तभी उसकी उपयोगिता सिद्ध की जा सकती है। और नहीं तो अब तक पाश्चात्य साहित्य चिंतन अंग्रेजी भाषा में था। डॉक्टर प्रोफेसर नगेंद्र ने उसे पहले हिंदी में प्रस्तुत किया, उसके बाद डॉक्टर निर्मला जैन ने, प्रोफेसर निर्मला जैन ने उसे विस्तार दिया। शांति स्वरूप गुप्त ने भी इस पर काम किया है और मैंने लगभग 30 वर्ष उच्च शिक्षा में अध्यापन का कार्य किया है और मेरे 30 वर्षों के अनुभव, पढ़ाने के अनुभव के आधार पर जो मैं भारतीय और पाश्चात्य साहित्य चिंतन को जितना समझ पाया, मैं अपने विद्यार्थियों को भारतीय उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। इसके मूल में प्रोफेसर नगेंद्र की विचारधारा है कि उन्होंने पश्चिम के ज्ञान को भी हिंदी में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। एक और विद्वान हुए हैं सत्यदेव चौधरी, उन्होंने भी संस्कृत के ज्ञान को हिंदी में प्रस्तुत करने के साथ साथ पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को भी का ज्ञान भी हिंदी में प्रस्तुत किया है। तो ऐसे मनीषी विद्वानों का मेरे साथ संपर्क रहा, मैं उनसे अध्ययन कर सका और उनके अध्ययन, अध्यापन और मेरे अनुभव के से जोड़कर मैंने एक नई चीज़ समय के अनुसार देने का प्रयास किया है। आशा है
कि आपने साहित्य के शास्त्र को भी समझ लिया और भारतीय साहित्य और पाश्चात्य साहित्य के टूल्स में, तत्वों में क्या क्या समानता है, इसको आप समझ चुके हैं। अब अगले अध्याय में हम भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के भिन्न भिन्न अंतरों को समझने का प्रयास करेंगे और तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए और यह अंतर भी आपको बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। किसी को कुछ पूछना हो या कोई शंका हो तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्रस्तुत कर सकते हैं और यह सारी योजना जो आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ, मेरे पोते विहान दुबे के माध्यम से हो पा रही है। मैं तो तकनीक के मामले में उतना पारंगत नहीं हूँ, पर हाँ, पोते ने मेरी इस कमी को आपके पास तक पहुँचा दिया। यह मेरे लिए गर्व का विषय है। आगे मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, पर अगले अध्याय में हम भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अंतरों पर विचार करेंगे। आप